बच्चों अपन चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, तो होच-पोच हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। लेकिन अब उनको लाइन से लाइन किताब की तो पढ़नी पड़ेगी और याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या है, प्रैक्टिस मेक ए मैन टू परफेक्ट। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके क्या होगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर ये होता है, उसको उत्तर याद होता है तो भी वो गलत लिख के आ जाता है, उसको डिप्रेशन में नहीं आना है। ठीक है, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, आप लोगों को आराम से पेपर सॉल्व करना है। अपने सामने सवाल आ गया अगला, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है जिसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये भी सवाल आता है, सीटी स्कैन का पूरा नाम लिखो। कई बार मैंने परीक्षा में ये सवाल भी देखा है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम लिखो। सीटी स्कैन को क्या कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक अभिकलित, इसको अभिकलित टोमोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये सीटी स्कैन क्या होता है, शरीर का त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाना होता है। उस कंडीशन में ये तकनीक काम आती है। अब इसमें कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको उत्तर नहीं आता है, आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है, ताकि भविष्य में कभी ये सवाल आए तो आप राइट करो। सीटी स्कैन के अंदर पहला ऑप्शन, इसमें पराबैंगनी विकिरण नहीं, पराबैंगनी विकिरण इसमें नहीं होती है। दूसरा एक्स, दूसरा अपने कह रहे हैं अल्फा किरणें, तीसरा बीटा किरणें और चौथा अपन कह रहे हैं एक्स किरणें। तो आपको याद रखना है सीटी स्कैन में क्या होता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है कई बार, और आपके एनसीईआरटी जो आप स्टार बुक पढ़ रहे हो उसमें साफ साफ लाइन लिखी हुई है, सीटी स्कैन के अंदर एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग आराम से उत्तर दें। अगला सवाल है ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, जिसको अपन रक्त का कैंसर कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकेमिया। अब मनुष्य के रक्त होता है, उसमें WBC होती है, उसकी संख्या 7 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इस WBC की संख्या बढ़कर जब 40,000 से 50,000 प्रति घन मिलीमीटर हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, इस बीमारी के अंदर ये WBC जो बढ़ती हैं, ये हमारे शरीर के अंगों को खा जाती हैं और हमारे सारे शरीर के अंग नष्ट हो जाते हैं। ये लाइलाज बीमारी है। ठीक है, बहुत घातक बीमारी है, इससे व्यक्ति का इलाज संभव नहीं होता और व्यक्ति मरता है। ठीक है, अगला सवाल है, कैंसर कौन से विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कैंसर मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर होता है कौन से विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, पहला राइनो वायरस, जुकाम होता है इससे, रेट्रो वायरस, इससे एड्स होता है, ऑन्को वायरस। तो इसका उत्तर होगा ऑन्को वायरस से क्या होता है, कैंसर होता है। ये सवाल पूछा जाता है, क्या कैंसर होता है वायरस से होता है, तो आपको बताना हाँ, वायरस भी इसके लिए उत्तरदायी होता है, उस वायरस का नाम ऑन्को वायरस। अगला सवाल है, कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जब कैंसर का पता लगाना होता है, कौन सा परीक्षण करते हैं, पहला ऑप्शन है बायोप्सी परीक्षण। बायोप्सी परीक्षण में शरीर का कोई अंग होता है, उसको काटा जाता है, उसका टुकड़ा, और उसका अध्ययन किया जाता है कि उसमें कैंसर तो नहीं है। जैसे अब मान लो किसी की आहार नाल है, इस बड़ी आंत्र के अंदर क्या है, अल्सर है। ठीक है, डॉक्टर को पता चला अल्सर है, तो वो क्या करता है, एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और काट कर उसका अध्ययन करता है, देखता है कि इसमें विभाजन का गुण तो नहीं है, ये गांठ तो नहीं बना रहा है। तो इस तरह से इसको कहते हैं बायोप्सी परीक्षण। छोटा सा टुकड़ा काटो और उसका टेस्ट कर लो। फिर उत्तक विकृति अध्ययन, इसके अंदर क्या होता है, उत्तकों का टेस्ट किया जाता है। फिर अस्थि मज्जा परीक्षण, इसमें देखा जाता है अस्थि ज्यादा विभाजित तो नहीं हो रही है, कोशिकाएं, और रक्त परीक्षण भी किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने को। बच्चों अपने सामने ये मैंने 5 सवाल लिखे हैं, आप लोग आराम से इन सवाल को पढ़ें, वीडियो एक बार पॉज कर दें और पॉज करने के बाद इन 5 सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप आंसर देने की कोशिश करें कि हमें ये 5 सवाल है ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप इन पांचों के 55, 56, 57, 58 और 59 नंबर कॉपी में लगा लें और उसके बाद आप उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आपके कितने राइट होते हैं वीडियो देखकर आप पता करें। अब अपने सवाल की डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा है। जो अफीम होता है, जिसको अपन अफीम होता है, ये
क्वेश्चन आ चुका है। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम, पहला ऑप्शन एट्रोपा बेलेडोना, नहीं। दूसरा डेटोरास्ट्रोमोनियम, ये भी धतूरे का नाम है। निकोसियाना टैबिकम तंबाकू का नाम है। और ये पेपावर सोमनिफेरम, आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। अगला सवाल है हीरोइन क्या है। हीरोइन एक विशेष प्रकार का आपको बताना है एल्केलॉइड से। पहला ऑप्शन है औषधक, दूसरा ऑप्शन है वी वर्मक, तीसरा उपरोक्त ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है कलाकार। तो आपको कलाकार नहीं बताना है, आपको बताना औषधक। क्या बताना है? औषधक। यानी ये लेने पर क्या होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है एचआईवी वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इस वायरस का जब आप चित्र देखोगे तो इसमें क्या होते हैं, दो आरएनए के अणु पाए जाते हैं। ये दोनों आरएनए के अणु होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के अणु होते हैं, और इससे संबंधित एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर कि इनसे संबंधित एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, एक रज्जु की आरएनए इसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको आरएनए राइट बताना है, ठीक है। एचआईवी विषाणु में कौन सी कोशिका पर हमला करता है? जो एचआईवी विषाणु होता है वो हमारे शरीर की कौन सी कोशिका पर हमला करता है? T1, T2, T3, T4। तो T4 होता है, इसको कहते हैं सहायक कोशिका। इस सहायक कोशिका पर यह हमला करता है। अब ये सहायक कोशिका क्या करती है? बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित करती है। तो आपको बताना ये T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। ऐसा सवाल आता है एचआईवी विषाणु सबसे पहले कौन सी कोशिका में प्रवेश करता है? तब आपको उत्तर बताना है वर्त भक्षकाणु, मैक्रोफेज। जो वर्त भक्षकाणु कोशिका होती है उसके ऊपर सबसे पहले एचआईवी वायरस अटैक करता है। फैक्ट्री के रूप में कौन सी कोशिका काम करती है? तब आपको बताना है वर्त भक्षकाणु। ये कोशिका होती है, इसमें एचआईवी बनता रहता है और सबसे पहले हमारे शरीर में आकर वर्त भक्षकाणु पर अटैक करता है। अगला सवाल है कि इसका उत्तर होगा सहायक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन, जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती है वो आंशिक रूप से किस बीमारी पर प्रभावित होती है? अब अपन जानते हैं रेट्रोवायरस कौन सा है? एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। रेट्रोवायरस का मतलब एचआईवी वायरस से कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है। अब अपन कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल, तो आपको तुरंत आंसर बताना है एड्स के बीमारी के इलाज में ये दी जाती है। ऐसे ध्यान रखना है, कैंसर बीमारी के इलाज में नहीं दी जाती है, हेजे की बीमारी के इलाज में नहीं दी जाती, मलेरिया में नहीं दी जाती है। सीधा आंसर आपको बताना है कि एचआईवी वायरस से होती है एड्स, और एड्स की रोकथाम के लिए एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दी जाती है। रेट्रो मतलब होता है वे विषाणु जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो इस तरह से आप इसमें एक ट्रिक बना सकते हो। बच्चों अपन ने फिर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे, कितने लिखे? 5 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन के अपने को क्या करना है? आंसर देने हैं। तो अपने आंसर दे देंगे आप लोगों को, टेंशन वाली बात नहीं। अपने को ये आंसर आते हैं, क्या है? आते हैं। सवाल इसका बहुत सिंपल है, कौन सी अबूर्द है वो घातक होती है? यानी कौन सी ऐसी ट्यूमर होती है? ट्यूमर आपको पता ही है कैंसर के समय गांठ बनती है, उसको कहते हैं अबूर्द, घातक होती है। पहला है सुदम ट्यूबुर्द, सुदम यानी अपन कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। दूसरा है जिसका नाम है दुर्दम अबूर्द, और तीसरा है जिसका नाम मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और चौथा है बी और सी दोनों। तो अपन जानते हैं ये जो दुर्दम अबूर्द होता है इसी का नाम क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। कई जगह ये मैलिग्नेंट लिखा हुआ आता है। तो अपन कहते हैं कि ये क्या होती है? बीमारी होती है जो दुर्दम अबूर्द होती है वो क्या होती है? घातक होती है। ये रक्त द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलता है। ये जो दुर्दम अबूर्द है वो शरीर में क्या होता है? रक्त द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। अब समस्या ये आती है कि ये फैल रहा है तो ये कहीं जाकर क्या होता है? जैसे रक्त द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये कोशिकाएं फैल रही है, अब ये जाकर क्या होता है? कहीं फंस जाता है। ये जाकर क्या करेगा? कहीं फंस जाएगा, और फंस के वहां क्या करेगा कि उस अंग है उसका पोषण छीन लेगा और अपने लिए क्या करेगा? वो रक्त केशिकाओं का जाल बनाएगा और उस अंग की मृत्यु हो जाएगी। अब ये रक्त द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ये भी क्वेश्चन आ रखा है परीक्षा के अंदर। मेटास्टेसिस क्या है? यानी दुर्दम कोशिकाएं होती हैं, जो दुर्दम अबूर्द की कोशिकाएं होती है वो रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैलती हैं। इस क्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। अब ये बेचारा सुदम अबूर्द है, ये लोकल होता है,
ठीक है, और ये गांठ के रूप में होता है, ये किसी प्रकार का हानिकारक नहीं है, इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन दुर्दम गांठ होती है वो हानिकारक होती है, फैलती है पूरे शरीर में। कहते हैं कैंसर फैल गया तो आदमी खत्म हो गया, तो ये बीमारी होती है। अब अगला सवाल है, विषाणु या आरएनए को, जो विषाणु का आरएनए होता है उसको विषाणु डीएनए में कौन बदलता है? आपकी बुक के अंदर एक चित्र बना हुआ है, उसमें ये विषाणु क्या है, आरएनए प्रवेश करता है और फिर ये विषाणु डीएनए में बदलता है। तो यहाँ एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, क्या है? यहाँ एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। पहला एंजाइम है जिसका नाम है प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। ऐसा कैसा चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखना, ऐसे कैसे लाइन लिखी हुई है, विषाणुवीय आरएनए और नीचे बना हुआ है विषाणुवीय डीएनए, यानी जो विषाणुवीय आरएनए है वो डीएनए में बदल चुका है। अब यहां पर कौन सा एंजाइम है इस बीच में, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके उत्तर ढूंढने कोशिश करें। यहां पे है प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, या आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या अपन कहते हैं ए और बी दोनों। तो अपन कहते हैं प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या जो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दोनों एक ही चीजें हैं। आरएनए है और नया डीएनए बन रहा है, तो बन क्या रहा है डीएनए, तब डीएनए पॉलीमरेज आ गया और किस पर निर्भर है, आरएनए पर, तो इसलिए उसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अब अगला सवाल है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका आयु बढ़ने के साथ आकार घटता है और वो बिल्कुल एक डोरी के समान हो जाती है? तो ये जैसे मनुष्य है, मनुष्य के क्या होता है, ये हृदय है, इस हृदय के ऊपर यहां पर एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। ये पहले बहुत बड़े आकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार घटता है और वृद्धावस्था में ये डोरी के जैसी हो जाती है, वृद्धावस्था में ये डोरी के जैसी हो जाती है। इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। कई बार ये एग्जाम के अंदर सवाल, मैंने खुद नहीं, ये कोई मेरे ऊपर निकल गई इस सवाल को पढ़ के, और हमेशा ये सवाल पूछते हैं और बच्चे गलत बता देते हैं, लेकिन अपने हिम्मत रखनी है आपको, आज इसको याद रख लेना है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पहले बड़ी होती है लेकिन वृद्धावस्था में आती आती है डोरी जैसी हो जाती है, उसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। ये हमारे शरीर में क्या करती है, प्राथमिक लसिका अंग है। ये हमारे शरीर में जो हानिकारक प्रतिजन है, उन प्रतिजन के खिलाफ लिम्फोसाइट है उसको प्रशिक्षण देती है। इसका काम होता है लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण प्रदान करना, किसके खिलाफ, हानिकारक रोग जनकों के खिलाफ। इससे एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, कौन सा निकलता है, थाइमोसिन। इसका काम होता है टी लिम्फोसाइट को प्रशिक्षण देना। अब अगला सवाल है, द्वितीयक लसिका अंग नहीं है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला है, क्लियर, द्वितीयक लसिका अंग। अब अपने क्वेश्चन आ गया, द्वितीयक लसिका अंग नहीं है, तो पहला ऑप्शन है प्लिया। प्लिया में आपको बताना, इसको रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रक्त होता है, उसके अंदर से हानिकारक जो भी प्रतिरक्षी होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। थाइमस है वो प्राथमिक लसिकाव है, क्या है, थाइमस प्राथमिक लसिकाव है। लसिका ग्रंथियां होती हैं, ये आपके द्वितीयक लसिकाव है, और क्षुधांत्र के पैर पे चीज क्या है, द्वितीयक लसिकाव है। तो आपसे पूछा द्वितीयक लसिकाव अंग नहीं है, तो आप बताओगे जो अस्थि मज्जा है वो प्राथमिक लसिकाव है, थाइमस है वो प्राथमिक लसिकाव है। यहां पर क्या होता है, ये लिम्फोसाइट बनती है और लिम्फोसाइट को प्रशिक्षित किया जाता है, और यहाँ पे जो द्वितीयक लसिकाव है वहां पर प्रतिजन के साथ प्रतिरक्षी को अनुक्रिया कराई जाती है। ये भी सवाल आता है कि कौन से अंगों के अंदर प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, तो आपको बताना है प्लिया, लसिका ग्रंथियां और क्षुधांत्र के पैर पेचे जिनको द्वितीयक लसिका अंग कहते हैं, उनके अंदर ये क्रिया होती है। एलर्जी के समय कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, तो आपको बताना IgE। तो ऐसे याद रखना है, ई मतलब एलर्जी, ई का मतलब क्या है, एलर्जी। आपको ये नई इंग्लिश चलानी है कि ए का मतलब होता है एलर्जी। तो प्रतिरक्षी के समय कौन सी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है एलर्जी के समय, तो आप बताओगे IgE। IgE होती है वो दूध में होती है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अपने क्वेश्चन लिखे हैं, एलर्जी का कारण कौन सा रासायन है, यानी एलर्जी किस रासायन के कारण होती है, तो हमारे शरीर में जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट कोशिका द्वारा कुछ रासायन निकलते हैं जिसके कारण हमारा शरीर हाइपर एक्टिव हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है।
कुछ रासायन हमारे शरीर में मास्ट कोशिका से निकलते हैं जो शरीर को बहुत हाइपर एक्टिव कर देते हैं। पहला ऑप्शन है हिस्टामिन, दूसरा ऑप्शन है सेरोटोनिन, ये दोनों मटेरियल निकलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नहीं होगा, इसमें उत्तर होगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये दोनों क्या होते हैं, मास्ट कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एलर्जी के समय मास्ट कोशिका द्वारा कौन सा रासायन निकलता है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों मास्ट कोशिका द्वारा निकलते हैं और शरीर की अति संवेदनशीलता कर देते हैं। आपको छींके आना, आपके शरीर की आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, शरीर में खुजली होना, ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। अब अगला सवाल है एलर्जन। वे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। एलर्जन का उदाहरण नहीं है धूल के कण, कोई धूल में जाता है, झाड़ू निकल रहा है, वहां जाता है, उसको जुकाम हो जाता है। दूसरा पराग और प्राणी लघुशल, यानी अपने डैंड्रफ होते हैं जो बालों से गिरते हैं, उनसे भी एलर्जी हो जाती है। पराग कणों से भी एलर्जी हो जाती है। ये गाय भैंस के चीचड़ी छिपी रहती है जिसको माइट्स कहते हैं, वो भी किसी को खाती है तो उसको भयंकर एलर्जी हो जाती है। किसी को दवाई दी जाती है उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के कई कारण होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ अपन कभी कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां जाते ही अपने को तुरंत महसूस होता है, किसी को साबुन से एलर्जी हो जाती है, किसी को सर्फ से एलर्जी हो जाती है, तो जैसे ही साबुन से स्नान करता उसको छींकों पे छींके आने शुरू हो जाती हैं। घर वाले कहते हैं बेटे को एलर्जी हो गई, क्या हो गई, एलर्जी हो गई। तो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब एलर्जी के लक्षणों में कमी के लिए किसी को एलर्जी हो रही है तो उसके लक्षण कम करने तो उसको स्टीरॉइड दो। स्टीरॉइड्स होती है, वो आती है मार्केट्स के अंदर मिलती है। एक एविल नाम आपने सुना होगा, एविल दी जाती है, सिट्राजिन दी जाती है। जब ज्यादा जुकाम होता है, नाक से पानी नहीं रुकता है, तो डॉक्टर कहता है जाओ एविल ले लो, सिट्राजिन ले लो, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ये एड्रेनलिन है, एंटी हिस्टामिन है जो हिस्टामिन के प्रभाव को खत्म करती हैं। ये सब दवाएं दी जाती है, जिसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। टीकाकरण की सिद्धांत पर आधारित है। पहला स्मृति के आधार पर, दूसरा तर्क के आधार पर, तीसरा रेखा गणित के सिद्धांत के आधार पर, चौथा बीज गणित के सिद्धांत के आधार पर। तो आपको बताना है स्मृति के आधार पर टीकाकरण। टीकाकरण में क्या होते हैं, प्रतिजन शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। वो प्रतिरक्षा क्या करती है, उस प्रतिजन को नष्ट करती है और साथ ही ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। जब दोबारा वही प्रतिजन आता है तो उसको वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। टिटनस के टीके में क्या होता है, जो टिटनस का टीका लगाया जाता है ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। पहला प्रतिरक्षी होता है इसमें नहीं, इसमें प्रति आविष्य होते हैं, यानी कुछ टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो शरीर के अंदर डाले जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रति आविष। फिर अगला ऑप्शन प्रतिजन इसमें नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर होगा प्रति आविषाद पदार्थ, यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव को खत्म किया जाता है, ये पदार्थ होते हैं। अब अपन ने ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये अपने टीकाकरण में से ही है। अगला सवाल है पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसको अपन कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपके पूरा चैप्टर 1 से जीवाणु और खमीर रोगजनक का क्या उत्पन्न करते हैं, यानी जीवाणु और खमीर द्वारा क्या है, टीकाकरण से टीका बनाया गया एक नया, ये कौन सा पदार्थ उत्पन्न करते हैं रोगजनक का। पहला है पॉलीपेप्टाइड, दूसरा है पॉलीसैकेराइड, तीसरा वसा और चौथा है ग्लाइकोलिपिड। तो आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न किए जाते हैं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। अपन ये जैसे डीएनए है इसको जीवाणु में डालते हैं और जीवाणु क्या करता है, रोगजनक के जैसा का जैसा पॉलीपेप्टाइड बनाता है। इस पॉलीपेप्टाइड का अपन उपयोग करते हैं टीके के रूप में और ये पॉलीपेप्टाइड शरीर में डालते हैं और शरीर क्या होता है, रोगजनक के खिलाफ एक प्रतिरक्षा अर्जित कर लेता है। अब अगला सवाल है पुनर्योजन डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार सवाल आया हुआ है। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर, जीवाणु और खमीर का मतलब होता है हिस्ट, जीवाणु या खमीर से कौन सा टीका बनाया गया है, यकृत बी टीका, यकृत ए टीका, टिटनस का टीका या रेबीज का टीका। ये आपको क्या है, ये आपको बताना हेपेटाइटिस बी बीमारी का टीका है, वो पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया। ये सवाल आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है इस चैप्टर के अंदर। अगला सवाल है निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा, आपने पढ़ी होगी। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पे थोड़ा अपन हाईलाइट कर देते हैं, ये सवाल भी आता है। सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो तीव्र होती है, धीमे होती है और ये स्मृति के रूप में क्या होती है, संचित होती है और ये कार्य करने में समय लेती है, ठीक है। इसमें ये तीव्र होती है
और ये स्मृति के रूप में संचित नहीं होती है और ये तीव्र कार्य करती है, तुरंत प्रतिरक्षा शरीर के प्रतिजन को मार देती है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है, टीके के अंदर प्रतिजन होते हैं, वो शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है और उसके बाद वो स्थायी हो जाती है। इसमें सीधे प्रतिरक्षी शरीर में डाले जाते हैं। टीका में क्या किया, अपन ने उसके शरीर के अंदर प्रतिरक्षी डाले, प्रतिरक्षी ने उस प्रतिजन को जाके मार दिया। ठीक है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है सीधा प्रतिजन को मारने के लिए, ताकि बच्चा बीमार नहीं हो। अपन टिटनेस का टीका लगाते हैं, उसमें सीधे प्रति विषैले पदार्थ डाले जाते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं, जैसे कि अपन कहते हैं सांप किसी को काट जाएगा, सांप काटेगा तो अपन क्या करेंगे, उसके शरीर में जो जहर है, वो जहर प्रतिजन है, उस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए एंटीवेनम डालेंगे। एंटीवेनम क्या है, ये प्रतिरक्षी है। क्या है, प्रतिरक्षी है। ये अपने को ध्यान रखना। अभी जो सवाल पूछा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण नहीं है टीकाकरण, पहला ऑप्शन राइट है। क्या है, कोलेस्ट्रम, इसको कहते हैं माँ का प्रथम दूध। फिर उसके बाद माँ द्वारा अपरा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरित। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं सांप के काटने पर दिया जाने वाला एंटीवेनम। तो टीकाकरण क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, कौन सी प्रतिरक्षा स्वयं और पराये में भेद करने में सक्षम होती है। यानी जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, एक व्यक्ति का अंग क्या होता है दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है। तो जैसे किसी किडनी फेल हो गई, किसी का हार्ट फेल हो गया, या कोई किसी प्रकार अंग फेल हो गया, तो क्या होता है कि एक अंग लगाया जाता है दूसरे व्यक्ति को, तो अक्सर वो अंग होता है उसको अस्वीकार कर देती है हमारी प्रतिरक्षा। इसलिए क्या होते हैं, ऊतक मिलाए जाते हैं, फिर उसके बाद रक्त मिलाया जाता है और निकट संबंधी ऊतक और रक्त मिलने वाले व्यक्ति से ही वो अंग लिया जाता है। लेकिन उसको इम्यूनो सप्रेसिव दवाई लेनी पड़ती है जिंदगी भर। जैसे किडनी फेल हो गई तो उसको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर कहता है भाई आपको मैं एक बार आपका निकट संबंधी रिश्तेदार दे देगा, लेकिन आपको इम्यूनो सप्रेसिव दवाई लेनी है। तो हमारे शरीर की कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, अपने और पराये में भेद करती हैं और वहां से जो पराया अंग आया है उसको तुरंत मार देती हैं। तो ये कोशिका बंधित प्रतिरक्षा होती हैं, ये अपने और पराये में भेद करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट है वो ये काम करती है। अगला सवाल आता है, स्मृति पर आधारित प्रतिरक्षा है। स्मृति पर आधारित प्रतिरक्षा यानी उपार्जित प्रतिरक्षा, जो व्यक्ति जीवन भर अर्जित करता है उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ये तो क्या होती है, माता पिता से मिलती है, जन्मजात होती है, जैसे त्वचा है, जैसे शरीर में कुछ कोशिकाएं हैं, ये सहज और जन्मजात एक ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उपार्जित प्रतिरक्षा। अब रोगजनक की अनुक्रिया में हमारे शरीर में रक्त में प्रोटीन की सेना यानी रक्त में प्रोटीन की सेना कौन भेजेगा, रक्त में प्रोटीन की सेना भेजेगी बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तरल बंधित प्रतिरक्षा की अनुक्रिया करती है। जैसे ये रोगजनक आया, ये बी लिम्फोसाइट है, ये प्रोटीन निकालती है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 भारी श्रृंखला, 2 हल्की श्रृंखला। ये वाई आकार का अणु है इस तरह का, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 भारी श्रृंखला होती है, 2 हल्की श्रृंखला होती है इस तरह की। यार ये तो ये H2L2 अणु है, ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये कौन उत्पन्न करता है, ये बी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्त्रावण कौन करता है, विषाणु संक्रमित कोशिका करती है। बच्चों याद रखना है, ये क्या होता है, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होता है जो ये सामान्य कोशिका के चारों ओर फैल जाएगा और इस सामान्य कोशिका की विषाणु से सुरक्षा करेगा। ये विषाणु है, इससे सामान्य कोशिका की सुरक्षा का काम कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। ये वायरस है, ये वायरस इस कोशिका को खाने की कोशिश करेगा तो अपन इंटरफेरॉन इस तरह देखेंगे, इंटरफेरॉन होगा, ये इंटरफेरॉन इस कोशिका को सुरक्षा देगा। तो उत्तर होगा विषाणु संक्रमित कोशिका।